नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि इंडोनेशिया में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर में दर्शन कर पीएम मोदी ने कैसे एक बार फिर भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को नए आयाम दिए हैं। कैसे भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रही है। इसके अलावा एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि क्यों अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रंप ने क्यों दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम खत्म होने के संकेत दिए हैं और अब पश्चिम एशिया में संकट किस ओर आगे बढ़ रहा है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा फोकस। भारतीय समुदाय के साथ संवाद का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत करेगा इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर का संरक्षण और जीर्णोद्धार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो ने की संयुक्त संरक्षण परियोजना की शुरुआत। पीएम ने मंदिर को दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत का बताया शाश्वत प्रतीक। हॉर्मुज फिर बना युद्ध का मैदान। अमेरिका के बड़े हमले और ईरान के पलटवार से सहमा पश्चिम एशिया। ईरान के साथ समझौते को ट्रंप ने किया खत्म। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप। ग्रीनलैंड पर फिर गरमाई सियासत। ट्रंप ने कहा अमेरिका के नियंत्रण में हो द्वीप। वहीं डेनमार्क का दो टूक जवाब, बिक्री के लिए नहीं है ग्रीनलैंड। नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की दो टूक। कहा यूरोप को बैलिस्टिक मिसाइल ढाल की तत्काल जरूरत। डेनमार्क, एस्टोनिया और नीदरलैंड के साथ की नई ड्रोन डील। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया, दो देश लेकिन विरासत की एक साझा पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अब वैश्विक मंच पर नई ताकत बनकर उभर रही है। प्रम्बानन मंदिर से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक इस दौरे में आस्था, विरासत और सामरिक सहयोग तीनों की नई तस्वीर देखने को मिली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। समंदर की लहरें जब सभ्यताओं के किनारों को चूमती हैं, तो इतिहास सिर्फ पन्ने नहीं पलटता, बल्कि सदियों पुराने रिश्तों की एक नई इबारत लिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि उस साझी सभ्यतागत विरासत का जीवंत प्रमाण है। योग्याकार्ता के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में पीएम मोदी के कदम भारत की उस सॉफ्ट पावर का शंखनाद है, जो दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ गूंज रही है। 1000 साल से अधिक पुराना यह प्रम्बानन परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित है। इसका मुख्य शिव मंदिर 47 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ खड़ा है, जिसके गर्भगृह में महादेव की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला की कथाएं भारत और इंडोनेशिया के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंधों की गवाह हैं। भारत अब यूनेस्को विश्व धरोहर इस मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया का मुख्य साझेदार बन गया है। आज के नए भारत की विदेश नीति में संस्कृति और सभ्यता सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत स्तंभ है। पिछले 1 दशक में भारत ने दुनिया के कोने कोने में अपनी बिखरी हुई गौरवशाली विरासत को नया जीवन दिया है। बांग्लादेश में रमना काली मंदिर और ज्वाय काली माता मंदिर का पुनरुद्धार हो, म्यांमार के बागान हेरिटेज जोन का कायाकल्प हो, या नेपाल के भूकंप प्रभावित 28 सांस्कृतिक धरोहरों का पुनर्निर्माण, श्रीलंका के ऐतिहासिक तिरुकेतीश्वरम मंदिर से लेकर वियतनाम के माईसोन और लाओस के वाट फाउ शिव मंदिर तक भारत ने अपनी जड़ों को हर जगह सींचा है।
कंबोडिया के अंकोर वाट से लेकर बहरीन के 200 साल पुराने शिवराज्य मंदिर तक भारत की सांस्कृतिक कूटनीति उसे दुनिया में एक विराट और आदरणीय पहचान दिला रही है। आस्था के इस सेतु के साथ साथ जकार्ता में भारत के सामरिक दबदबे की भी नई तस्वीर उभरी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आत्मीय मुलाकात ने दोनों देशों के बीच 2018 की रणनीतिक साझेदारी को नई धार दी है। वार्ता में कुल 20 महत्वपूर्ण आउटकम दस्तावेजों पर मुहर लगी, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर तकनीकी सहयोग, नौवहन की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में एमओयू, खनन, इस्पात निर्माण और दुर्लभ खनिजों पर करार, दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच संस्थागत समझौता और आपदा प्रबंधन, दूर संचार, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में साझेदारी प्रमुख है। वैश्विक संकटों पर डायलॉग और डिप्लोमेसी का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया और दुनिया के सामने गंगा महाकाम विजन रखा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और ग्लोबल साउथ के हितों के लिए मिलकर काम करने पर उन्होंने जोर दिया। इस बीच जकार्ता में भारतीय समुदाय के बीच राष्ट्रपति प्रबोवो के भारतीय डीएनए वाले बयान का जिक्र करते हुए पीएम ने साफ किया कि हमारी दोस्ती का डीएनए साझा विरासत और अटूट विश्वास से बुना गया है। इस यात्रा का सबसे गौरवशाली क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से नवाजा गया। पीएम ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के आत्मीय रिश्तों को समर्पित किया। बहरहाल भारत अपनी विरासत को सहेजते हुए दुनिया के साथ भविष्य की नई कहानी लिख रहा है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के साथ चलते नहीं, वो इतिहास बनाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा रहा प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का, जहां इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री ने वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्हें संबोधित किया और साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता वहां पर हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण वहां पर समझौते हुए। और ये प्रम्बानन मंदिर जहां पर पीएम मोदी गए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी का भव्य मंदिर परिसर है ये, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है और साथ ही साथ 1998 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये बना और मंदिर का मुख्य शिखर करीब 47 मीटर ऊंचा है। जावा द्वीप पर योग्याकार्ता मध्य जावा सीमा पर यह मंदिर स्थित है। 8वीं-9वीं शताब्दी में शैलेंद्र काल के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ। लोरो जोगनांग सेबू लुम्बुंग बुब्रह मंदिर इसमें शामिल हैं। कुल 508 पत्थर के मंदिरों का ये समूह है। प्रम्बानन परिसर में 240 इसमें मंदिर हैं। शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित प्रमुख मंदिर इस परिसर में हैं। दीवारों पर रामायण प्रसंगों की उत्कृष्ट शिल्पकला है। हिंदू और बौद्ध धर्म के कई वहाँ पर उसमें प्रतिकृतियाँ देखने को मिलती हैं। धार्मिक सह अस्तित्व का ऐतिहासिक प्रमाण इसको कहा जा सकता है। और 17वीं शताब्दी में ये मंदिर पुनः खोजे गए। 1918 से संरक्षण एवं पुनर्स्थापन कार्य जारी है और इसमें अब भारत भी मदद करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2006 में भूकंप आया था, उसके बाद इसका पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार करने की कोशिश की जा रही है। 2010 के कानून से संरक्षण को कानूनी आधार मिला है और 77 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सरकार के संरक्षण में है। और ये इलाका भूकंप और ज्वालामुखी से संवेदनशील क्षेत्र है। दीर्घकालिक संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर और भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का ये प्रतीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री की कही जा सकती है। और ख़ासकर अगर हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करें, भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी आप देखिए, लाओस की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पीएम मोदी के नेतृत्व में मंदिरों के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में सनातन सभ्यता को फैलाने का वहाँ पर काम किया जा रहा है। अंकोर वाट है, प्रे विहेयर है, कई सारे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार भारत सरकार की मदद से किया जा रहा है। और रमना काली मंदिर बांग्लादेश में, वहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से वो मंदिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में भारत और अन्य देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए। हमारे साथ अनिल वाधवा जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाधवा जी, इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को किस तरह से आप देखेंगे? 1200 साल पुराने मंदिर में पीएम मोदी वहां पर गए और इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक समझौता भी हुआ है इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए।
जी, तो हमने जैसे कई दूसरे देशों में देखा है कि भारत अपनी जो धरोहर है उसको काफी इम्पोर्टेंस दे रहा है, और यूनेस्को के साथ मिलकर इस धरोहर की जो रेस्टोरेशन जिसके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं, उसी वही पैटर्न है जो कि कंबोडिया और वियतनाम और लाओस जैसे देशों में हमने देखा है। वो इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में भारत के जो राज्य थे, जो महाराजा थे, और जो मैरीटाइम एक्सपेंशन उस टाइम पर भारत का हुआ था, उसके चलते भारत का वर्चस्व इन सभी देशों में अभी भी उनके जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो मंदिर हैं, इनकी अद्भुत शैली है, इनको रेप्लिकेट करना एटमॉस्फेयर में काफी मुश्किल भी हो चुका है। और भारत के जो लिंकेजेस हैं इनके थ्रू, जो रिलीजियस लिंकेजेस हैं, उसको भी फिर से एक बार दोनों देशों के बीच एक कड़ी बनाना, उसकी जो जो रणनीति है भारत की, वो काफी सक्सेसफुल रही है। और ये इसी के चलते ये परामन टेम्पल जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेम्पल है इंडोनेशिया में, और अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसके ऊपर भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये समझौता हुआ है। सर, ये कितना मददगार होता है, जिसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह लें या संस्कृति और सभ्यता की डिप्लोमेसी कह दें, ये दो देशों को नज़दीक लाने में कितना मददगार होता है? ये बहुत मददगार होता है, क्योंकि एक तो टूरिज्म दोनों देशों से, और दूसरा जो लिंकेजेस हैं भारत और इंडोनेशिया के, जो प्राचीन लिंकेजेस हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश पड़ता है और लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और उससे क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है कि एक दूसरे के देशों में जाएं और टूरिज्म को बढ़ावा दें। और इसी तरह से जो कल्चरल लिंकेज है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी इस तरह की जुड़ जाती है। सर, अगर प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की हम बात करें तो काफ़ी कुछ समझौते भी वहाँ पर हुए हैं दोनों देशों के बीच में। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इस दौरे को, जो इंडोनेशिया का दौरा है, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहा, बिकॉज जो 20 समझौते भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ वहाँ पर स्वागत किया गया है, और उनको एक स्पेशल अवार्ड भी इस दौरे के बीच दिया है इंडोनेशिया ने। तो ये दर्शाता है कि इंडोनेशिया और भारत के संबंध अब ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चुके हैं। कनेक्टिविटी से लेकर के, और जो इकोनॉमिक समझौते हुए हैं वो सभी आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सिक्योरिटी की एरिया में, डिफेंस के एरिया में भी जो समझौते हुए हैं, वो आगे चलकर इनके हमको रिजल्ट दिखेंगे। और मुझे लगता है कि ये दो बड़े देश हैं जो कि आगे चलकर इनकी जो इकोनॉमीज हैं, ये दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और इंडोनेशिया साथ में काम करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस विषय पर अपना विश्लेषण साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक और विषय है जिस पर अभी हम बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू, सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस संघर्ष विराम से शांति की उम्मीद जगी थी, अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है।
मिसाइल हमलों, जवाबी कार्रवाई और बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया को हाई अलर्ट पर ला दिया है। क्या खाड़ी अब एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। To me, I think it's over. They're led by sick people. शांति की जो उम्मीदें महज कुछ दिन पहले एक अस्थायी समझौते के साथ जगी थीं, वो अब बारूद के धुएं में ओझल हो चुकी हैं। खाड़ी देशों का आसमान अब परिंदों की चहचहाहट से नहीं बल्कि मिसाइलों और ड्रोन के डरावने शोर से गूंज रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का वो नाजुक संघर्ष विराम जो उम्मीद की किरण बनकर आया था, अब इतिहास के पन्नों में धुंधला होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान संकेत दिए कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम समझौता यानी MOU अब उनके लिए खत्म हो चुका है। उन्होंने ईरान के खिलाफ इस सैन्य कार्रवाई को बेहद शक्तिशाली बताया और ईरानी नेतृत्व को बीमार मानसिकता वाला करार देते हुए चेतावनी दी है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का नया और भयानक अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों को प्रिसीजन स्ट्राइक में निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज के जल क्षेत्र में ईरान की 60 से अधिक मिलिट्री बोट्स को तबाह करने का दावा किया गया है। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मुज में ईरान द्वारा 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन तेहरान ने भी पलटवार में देर नहीं की। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में पूरे क्षेत्र में मौजूद 85 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक बहरीन का अमेरिकी नौसैनिक अड्डा और कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस उसके मुख्य निशाने पर थे। ईरान ने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। इस हमले और जवाबी हमले ने खाड़ी के देशों की चिंता बढ़ा दी है। बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजने की खबरें सामने आई हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य अड्डा अब उसके लिए वैध निशाना है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने तेल बिक्री से जुड़े लाइसेंस रद्द करके और सैन्य कार्रवाई करके समझौते को कमजोर कर दिया। वहीं बहरीन और कुवैत ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। कतर ने भी ईरान के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। उधर नेटो महासचिव मार्क रुट्टे ने अमेरिका की कार्रवाई को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर ईरान संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। इस पूरे संकट का असर अब आसमान और समुद्र दोनों पर दिखाई देने लगा है। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ने एयरलाइंस को ईरान और इराक के हवाई क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और आसपास के क्षेत्रों में उड़ान संचालन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। बहरहाल युद्ध की इस आग और कूटनीति के इस कठिन खेल में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल खाड़ी की इन लहरों में शांति की उम्मीदें कहीं गहरी दफन हो गई हैं। अनिल बाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो अमेरिका का दावा है कि ईरान ने पहले वहां पर हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाज़ों के ऊपर हमला किया, जिसके बदले में अमेरिका ने वहां पर कल हमले किए हैं। और ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के हमलों के बदले में उसने कुवैत, बहरीन कई जगहों पर हमले किए। क्या और इस बीच में ट्रंप ने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि लगभग ये जो MOU है या जो ये सीज फायर है ये अब खत्म हो चुका है। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एजाइल पीस एग्रीमेंट है, शुरू से ही इसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। तभी कभी भी इस एग्रीमेंट का उल्लंघन हो सकता है और होता भी रहा है। इस बार जो इंसिडेंट हुआ है उसमें 3 जो शिप्स थे, ईरान के हिसाब से वो जो अग्रीड उनका जो पैसेज रूट था उसके दूसरे रूट में उन्होंने कोशिश करी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया जाए और ईरान ने इसीलिए उन पर एक्शन लिया, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उन्होंने इन शिप्स को के ऊपर अटैक किया और सऊदी और कतरी जो शिप्स थे उनको खतरे में डाला।
तो इसके चलते जो पीस एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है, उसका जो रिटेलिएटरी एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है, 25 ठिकाने उन्होंने अपने निशाने में लिए, और फिर उधर से फिर रिटेलिएटरी एक्शन ईरान की तरफ से भी हुआ, जिसमें कि कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकन टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं सीज फायर को अगर तोड़ा है तो उसके लिए क्या पहले ईरान को जिम्मेदार मानना चाहिए? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ईरान को जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि जो पीस एग्रीमेंट है और जो पैसेज का जो रूट है, उसके ऊपर जो एग्रीमेंट है वो भी बहुत ही हेजी है, मैं कहूँगा, जो कि क्लियर नहीं है। और इसी के चलते जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बहुत जल्दी फ्लेयर अप हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये पीस एग्रीमेंट के कई सारे डिटेल्स अभी भी वर्कआउट नहीं हुए हैं, 60 दिन का टाइम जो दिया गया था, इसको वर्कआउट करने में 30 दिन का टाइम था, उसके बाद 60 दिन का की युद्ध विराम जो एग्रीमेंट उसके ऊपर हुई थी, उसमें एक पॉज लगा है। पॉज इसलिए लगा है क्योंकि ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं उनके जो फ्यूनरल सर्विस है उसके पीछे कई सारे डेलीगेशन वहाँ गए हुए हैं। तो जब ये टॉक्स रिज्यूम होते हैं और अगर होते हैं तभी ये क्लैरिटी इन चीजों में आएगी, और तभी ये जो फ्रेजाइल पीस एग्रीमेंट है वो एक क्लियर पीस एग्रीमेंट। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि कुछ जो कई सारे जहाज हैं वो जो ओमान का टेरिटोरियल वाटर है होर्मुज में, वहां से निकल रहे हैं और ईरान इन पर हमला कर रहा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ईरान का ये कदम सही है? ये ईरान ने, जब ये युद्ध विराम हुआ था तो ईरान ने ये बयान दिया था कि ईरान के बताए गए जो मार्ग हैं उसी के थ्रू ये ट्रांजिट हो, और जो अगर दूसरा रूट यूज कर रहे हैं ये जहाज, तो ऑब्वियसली ईरान के व्यू पॉइंट से ये उसका उल्लंघन है। तो उनका ये व्यू पॉइंट है। अब इसके ऊपर पूरी सहमति नहीं है क्योंकि दूसरे देश इसको नहीं मानते हैं, लेकिन उस पर क्लैरिटी तभी बनेगी जब दोनों देश, दोनों साइड्स इसके ऊपर उसमें क्लैरिटी लाएंगे और उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा। सर, अंतिम सवाल यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज कहा है, वो कह रहे हैं कि लगभग ये एक तरह से उन्होंने तो कहा कि ये अब जो सीज फायर या एमओयू की बात करें ये खत्म हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि बातचीत करने वाले जो मध्यस्थ हैं वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं है इस पर। तो क्या लगता है आपको आने वाले दिन किस तरह के रहेंगे पश्चिम एशिया में? देखिए, जो खाड़ी के देश है और जो बाकी देश है, जो इफेक्टेड देश है, जिसमें कि पाकिस्तान वगैरह सभी अफेक्टेड देश हैं, वो फिर से अपनी जो मध्यस्थता है उसको फिर से शुरू करेंगे। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कतर जैसे देश फिर से आगे आएंगे दोनों साइड्स को फिर से मिलवाने के लिए। उसमें कुछ समय फिर से लग सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रेटोरिक है वो तो आप मालूम ही है, पहले भी वो इस तरह के बयान देते रहे हैं। तो आगे चलकर इस पर किस तरह से समझौता बनेगा और फिर से दोनों साइड्स किस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे, वो देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तुर्की की राजधानी अंकारा में 2 दिवसीय नाटो समिट शुरू हो गया है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन संकट के बीच आयोजित इस सम्मेलन में 32 सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ यूक्रेन और सीरिया समेत कई देशों के नेता भी शामिल हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने मंगलवार को रक्षा उद्योग फोरम में रक्षा क्षेत्र से जुड़े नए बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। रूटे ने कहा कि समिट के दौरान अरबों डॉलर के कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षा मजबूत होगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर दावा किया है। मंगलवार को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नहीं बल्कि अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए। वहीं ट्रंप के इस बयान को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो समिट के दौरान यूरोपीय देशों से एंटी बैलिस्टिक सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया तेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी क्षमता की तत्काल जरूरत है। इसके अलावा जेलेंस्की ने डेनमार्क, एस्टोनिया और नीदरलैंड के साथ 3 नई ड्रोन डील की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन समझौते के तहत यूक्रेन रूस के साथ चल रहे संघर्ष से मिली अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। रूस ने बुधवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रात भर दागे गए 169 ड्रोन में 80% से अधिक को एयर डिफेंस ने मार गिराया, लेकिन रूस की 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया। यूक्रेन के रूस के सैन्य रसद और तेल ठिकानों पर हालिया हमलों के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। फ्रांस की अपीलीय अदालत ने दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को यूरोपीय संसद फंड के दुरुपयोग मामले में दोषी माना है। हालांकि अदालत ने उन पर सार्वजनिक पद संभालने की पाबंदी कम कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद ले पेन ने 2027 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पेरिस कोर्ट ऑफ अपील ने ले पेन पर लगाए गए 5 साल के चुनावी प्रतिबंध को घटाकर 45 महीने कर दिया है, जिनमें वो 30 महीने निलंबित रहेंगी। उत्तर पश्चिमी चीन के प्रांत गांसू में भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार मंगलवार तड़के तानचांग काउंटी की एक घाटी में भूस्खलन हुआ, जिसमें 33 लोग फंस गए। इस हादसे में 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई जबकि 12 लोगों को बचा लिया गया। इनमें से 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं।